दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर कैसलवेनिया का फाइनल सीजन देखा है जो कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सीजन 4 की कहानी जो कि फाइनल सीजन है उसको ब्रीफली जानते हुए इस शो के एंडिंग और उससे रिलेटेड कुछ थियरीज पे भी चर्चा करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने कैसलवेनिया पे मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाकर पहले उसे देख ले ताकि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आ जाए। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीजन 4 की शुरुआत बेलमोंट और साइफा से होती है जो सीजन 3 के फाइट और डिस्ट्रक्शन के बाद फिर निकल चुके हैं और रास्ते में वो कई सारे डार्क क्रीचर्स का सामना करते हैं। उन्हें कुछ स्केलेटल वॉरियर्स मिलते हैं और एक नेक्रोमांसर जो उन वॉरियर्स को कंट्रोल कर रहा था और वो दोनों उन सबको मार गिराते हैं। उन्हें कुछ और डार्क क्रीचर्स भी मिलते हैं जो ड्रैकुला के तस्वीर की पूजा कर रहे थे और वो दोनों उन्हें भी मार गिराते हैं। एक चर्च में उन्हें एक वैम्पायर मिलता है जो कोई स्पेल ट्राई कर रहा था और ये स्पेल वो ड्रैकुला को वापस जिंदा करने के लिए यूज कर रहा था। साइफा और बेलमोंट उसे मार देते हैं और धीरे धीरे हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये इंसिडेंट साइफा को किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन बेलमोंट की तरह बनती जा रही थी और इस एडवेंचरस लाइफ से वो कुछ खास खुश नहीं थी। एक वीक पहले उन्हें कुछ कल्ट के लोग मिलते हैं जो बच्चों की बलि देने वाले होते हैं और साइफा एंड बेलमोंट उनको मारकर बच्चों को बचा लेते हैं। यहाँ वो दोनों ये भी देखते हैं कि कल्ट के लोग ग्रिम रीपर यानी साक्षात डेथ की पूजा कर रहे थे। वो दोनों फाइनली ट्रैवल करते करते टार्गोविस्ता पहुंचते हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ खून खराबा होता है और नाइट क्रीचर्स ने लोगों पर आतंक फैला रखा है। एक आर्मरी के बेसमेंट में लोगों की लाशें बिछी हुई थी और यहाँ बेलमोंट और साइफा कुछ और डार्क क्रीचर्स को मार गिराते हैं जो आर्मरी में मैजिकल वेपन्स ढूंढते हुए आए थे। दूर से उन वैम्पायर्स के दो साथी बेलमोंट और साइफा को आर्मरी से बाहर निकलते हुए देखते हैं और इन वैम्पायर्स में से एक का नाम वार्नी होता है। वार्नी का कहना था कि वो ड्रैकुला का खास आदमी था और ड्रैकुला उसे टार्गोविस्ता देने वाला था और वो वहां बेलमोंट और साइफा को देखकर खुश नहीं होता है। दूसरी तरफ आलूकार्ड अपने कासल में शराब के नशे में धुत होता है और हम कासल के बाहर कुछ डेड और डिकेइंग लाशें देखते हैं जिन्हें उसने खंभों पर गाड़ रखा था। उसी वक्त कासल की तरफ एक घोड़ा आता है जिसके ऊपर एक लाश होती है। उस बंदे के हाथ में एक मैसेज या फिर नोट होता है जिसमें डायनेस्टी नाम के एक जगह के लोग आलूकार्ड से मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि उन पर नाइट क्रीचर्स और डीमंस ने अटैक कर दिया था। ये जगह ड्रैकुला के कासल के न्यू लोकेशन से लगभग 20 मील दूर होता है और आलूकार्ड वहां जाने की तैयारी करता है, पर जाने से पहले वो उस मैसेंजर की लाश को रेस्पेक्टफुली दफना देता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि आलूकार्ड की ह्यूमैनिटी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मीनवाइल स्टीरिया में हेक्टर भले ही लेनोर के स्पेल से बंधा हुआ होता है पर वो काफी फ्रीडम एंजॉय करता है। उसका अपना कमरा है, एक लाइब्रेरी है और वो कार्मिला के प्राइवेट कलेक्शन से ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करता है। इतना ही नहीं, उसके पास एक सीक्रेट मैजिक मिरर होता है और वो वार्नी से उसके जरिए कम्युनिकेट करता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं। और तो और वो कुछ अजीब स्टोन्स लेकर कासल के क्रैक्स में डालता रहता है जिसका क्या फंक्शन है वो हमें आगे पता चलेगा। लेनोर कासल में बोर और परेशान हो चुकी है क्योंकि कार्मिला के वॉर का प्लान उसे अनकंफर्टेबल करता है, स्पेशली क्योंकि इससे काफी अननेसेसरी डेथ्स होंगे। ये बातें वो हेक्टर से शेयर करती है और उसे उसका मैजिक हैमर जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहती है क्योंकि उनका प्लान हेक्टर के मैजिक स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट था और हेक्टर केवल एक मैजिक हैमर से ही नाइट क्रीचर्स को बना सकता था। कार्मिला हेक्टर पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करती है और हेक्टर के इतने टाइम लेने से वो नाराज होती है। कार्मिला किसी भी तरह पूरे दुनिया को अपने काबू में लाना चाहती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कितने लोगों की जान जाएगी। इसी बीच बेलमोंट और साइफा टार्गोविस्ता में रात गुजारने के लिए एक बांध में आ पहुंचते हैं जहां उन्हें वार्नी, उसके साथ रैटको और कुछ नाइट क्रीचर्स मिलते हैं। बेलमोंट और साइफा नाइट क्रीचर्स से लड़ते हैं जबकि वार्नी और रैटको ये फाइट दूर से देख रहे होते हैं। तभी फाइट के बीच वहां ज़ैम्फिर आ पहुंचती है जो टार्गोविस्ता के अंडरग्राउंड कोर्ट की हेड गार्ड होती है। ज़ैम्फिर बेलमोंट और साइफा की मदद करती है और फाइट के बाद बताती है कि ड्रैकुला के पहले अटैक के बाद टार्गोविस्ता के रॉयल फैमिली बच गए थे और अब टार्गोविस्ता में ज़ैम्फिर नाइट क्रीचर से खिलाफ लड़ती है और उनके शहर को प्रोटेक्ट करती है। वो बेलमोंट और साइफा की मदद चाहती है पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते।
वार्नी और रैटको भी तार्गोविस्ता के अंडरग्राउंड कोर्ट की तलाश में होते हैं ताकि वो वहां से आर्मरी के मैजिकल वेपन्स हासिल कर सके। फाइट के बाद हम व्यूअर्स बेलमोंट को एक बॉडी से कोई अजीब स्टोन लेते हुए देखते हैं और ये क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान आइजैक अपने नाइट क्रीचर्स के साथ होता है और उसने अपने आर्मी को डेड बॉडीज को बरी करने का ऑर्डर दिया था जिनकी डेथ पिछले सीजन में हुई थी। इसके चलते एक नाइट क्रीचर आइजैक से आकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपने अटैक पर काम ना करके ये सब क्यों कर रहा है। तो जवाब में एक बेरी का मेटाफर देते हुए आइजैक कहता है कि एक हैमर या फिर हथौड़ा से चीजें तोड़ी भी जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। वो नाइट क्रीचर जो सिर्फ ब्लड और फ्लैश खाता है, जब वो बेरी ट्राई करता है तो वो दूसरा बेरी खाना चाहता है और आइजैक उसे समझाता है कि जरूरी नहीं कि जो तुम्हें नॉर्मल और नेचुरल लगे वही सही हो। आइजैक ने अपना प्लान नहीं बदला पर वो अपने अप्रोच के बारे में डेफिनेटली सोच रहा है। पिछले सीजन में बूढ़े विजिट को मारने के बाद आइजैक को अपना एजेंसी मिला। पहले वो सिर्फ ड्रैकुला का आदमी था, उसका फॉलोअर था, पर उसकी अपनी कोई एजेंसी नहीं थी। तभी वार्नी आइजैक को मैजिक मिरर में कॉल करता है और ड्रैकुला को वापस लाने की बात करता है, पर आइजैक पहले अपने मिशन पे ध्यान देना चाहता था। यानी कि वो अब बस एक ड्रैकुला का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं था, बल्कि उसकी खुद की एक जर्नी थी, उसका खुद का एक मकसद था। मीनवेल मोराना और स्ट्रिगा जो कार्मिला के प्लान्स को अंजाम देने के लिए स्टीरिया के बाहर आए होते हैं, वो कार्मिला के प्लान से नाखुश हैं। वो जिंदगी भर वॉर्स में भाग लेते आ रहे हैं और इससे कुछ खास खुश नहीं है। तभी विलेजर्स उन पे एक एरो चला देते हैं और क्योंकि वो दिन का समय था तो स्ट्रिगा मोराना को एक कॉफिन में बंद कर देती है और खुद एक आर्मर पहनकर लड़ने जाती है। स्ट्रिगा बड़ी आसानी से उन्हें मार देती है, पर वो देखती है कि वो विलेजर्स उन्हें मारने केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो उनसे डरे हुए हैं। मोराना और स्ट्रिगा इन वॉर से अब परेशान हो चुके थे, जिसके चलते ह्यूमैनिटी का सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता आ रहा है। उसी वक्त उन्हें कार्मिला का एक मैसेज आता है कि हेक्टर ने नाइट क्रीचर्स बनाना शुरू कर दिया है, तो उन्हें स्टीरिया वापस आना होगा। दूसरी तरफ बेलमोंट और साइफा जमफिर पे पूरी तरह भरोसा नहीं करते और वो दोबारा किसी और के पपेट्स बनना नहीं चाहते, पर जमफिर उन्हें तार्गोविस्ता के रॉयल आर्मी में शामिल करवाना चाहती थी। यहाँ हमें एक और चीज भी देखने को मिलती है, जो अजीब सा स्टोन बेलमोंट को एक लाश के पास मिला था, वो एक मैजिकल डैगर में बहुत इजीली फिट हो जाता है और ये वो डैगर है जो बेलमोंट को आर्मरी में मिला था। बेलमोंट और साइफा आइजैक की तरह अब किसी के पपेट्स नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो किसी और की लड़ाई या फाइट ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी एजेंसी और अपना पर्पस ढूंढना चाहते थे। यही कारण था कि वो जमफिर के फाइट का हिस्सा बनने से हिचकिचाते हैं। एनीवेज, अलुकार्ड की कहानी में वो डायनेस्टी जा पहुंचता है जहां नाइट क्रीचर्स ने अटैक कर रखा था। वो उन्हें बड़ी आसानी से मार गिराता है और विलेज की हेड वुमन ग्रेटा उसे बताती है कि कैसे 4 रातों से नाइट क्रीचर्स ने उन्हें परेशान करके रखा है। ग्रेटा उसके मैसेंजर मारियस के बारे में पूछती है और आलुकार्ड ग्रेटा को उसके डेथ के बारे में बताता है। यहाँ हम व्यूअर्स सेंट जर्मेन को भी देखते हैं, जो फाइट के दौरान छुपा हुआ था और हमें कुछ फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाया जाता है कि वो डायनेस्टी कैसे पहुंचा, कैसे पिछले कुछ सालों में सेंट जर्मेन का रेप्यूटेशन गिरता गया, कैसे उसने अपनी वाइफ को इन्फिनिट कॉरिडोर में खो दिया, कैसे वो पिछले सीजन के एंड में इन्फिनिट कॉरिडोर में वापस चला गया था और वहां उसे एक और एल्केमिस्ट मिलता है जो उसे बताता है कि अपने प्यार को वापस लाने के लिए उसे सैक्रिफाइस देना होगा। वो अल्केमिस्ट सेंट जर्मेन को यह भी कहता है कि अल्केमी का अल्टीमेट गोल है स्पिरिट और मैटर का मिलना, मेल और फीमेल का मिलना, जो इन्फिनिट कॉरिडोर को कंट्रोल करता है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि इसका ड्रैकुला के रिजरेक्शन से कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर है। सेंट जर्मेन को वो अल्केमिस्ट एक की देता है जिसकी मदद से वो इन्फिनिट कॉरिडोर को कहीं भी खोल सकता है। इतना ही नहीं, हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे इस इंटरैक्शन के बाद सेंट जर्मेन अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और इस जर्नी के दौरान अपने एथिक्स और मोरल्स को सैक्रिफाइस करता है। वो अपने टास्क को लेकर ऑब्सेसिव होता चला जाता है और उसे वार्नी भी मिलता है जो उसे ड्रैकुला को रिजरेक्ट करने की बात रखता है, पर वो वार्नी को कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं देता। लेकिन ये प्लान सेंट जर्मेन के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा और हम वापस उसे आलुकार्ड और ग्रेटा के साथ देखते हैं इन द प्रेजेंट, और वो उन्हें सलाह देता है कि विलेज को लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए आलुकार्ड के कैसल में ले जाया जाए, पर इसके पीछे सेंट जर्मेन का क्या मकसद है वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ग्रेटा सेंट जर्मेन पे पूरी तरह भरोसा नहीं करती और हमें मालूम पड़ता है कि इन्फिनिट कॉरिडोर में इतना समय गुजारने के बाद मैजिक, स्पेशली डार्क मैजिक का मार्क सेंट जर्मेन पे रह गया है, जिसका शक ग्रेटा को है। अब पिछले एपिसोड में हमने बेलमोंट और साइफा के एक्शन सीक्वेंस देखे थे और अब हमें आलुकार्ड को फाइट करते हुए देखने मिलता है। खैर, स्टीरिया में हेक्टर नाइट क्रीचर्स को बनाता है और उन्हें मिशन पर भेज दिया जाता है, पर लेनोर को यह प्रोसेस अच्छा नहीं लगता। वो इस बात से परेशान होती है कि कार्मिला अपना पूरा टाइम प्लान्स और स्कीम्स बनाने में बिता देती है।
इतना ही नहीं, अगर कार्मिला पूरे दुनिया पे राज करने लगेगी तो लेनोर के डिप्लोमेसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और शायद तब कार्मिला को उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ एक और पैरेलल ये भी है कि ड्रैकुला ने हेक्टर से झूठ कहकर उसे अपने मिशन के लिए यूज किया था और कार्मिला भी लेनोर के साथ यही कर रही है। मीनवाइल अलुकार्ड और ग्रेटा डायनेस्टी के लोगों को अलुकार्ड के कासल तक लेकर जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें जंगल वगैरह से गुजरना पड़ता है जहां ढेर सारे नाइट क्रीचर्स होते हैं। अलुकार्ड आसानी से उन नाइट क्रीचर्स को मार गिराता है और हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि अलुकार्ड और ग्रेटा बॉन्ड करने लगे हैं। दूसरी तरफ बेलमोंट और साइफा भी तार्गो विस्ता में जमफीर को जानने की कोशिश करते हैं और वो जमफीर के डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि वो तार्गो विस्ता का बचा खुचा खाना लेकर अपने किंग और क्वीन को देती है, जिन्हें बेलमोंट और साइफा ने देखा तक नहीं, और इसी बीच तार्गो विस्ता के लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ बेलमोंट भी ये थियराइज करता है कि अगर तार्गो विस्ता के नीचे अंडरग्राउंड टनल है कि वो रॉयल कोर्ट को वहां छिपा पा रहे हैं, तो इन टनल्स में इतनी जगह तो होगी कि वैम्पायर्स भी वहां छिपे हुए हो सकते हैं। तभी जमीन में से एक नाइट क्रीचर बाहर निकलता है और वो जमफीर के पीछे जाता है। इतना ही नहीं, वो किसी तरह का मैजिकल पिन जमफीर पे लगा देता है, जो शायद कोई करप्ट या कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट था। खैर, अब अगर आइजैक की बात करें तो उसकी आर्मी इसी दौरान कार्मिला के कैसल पर हमला कर देते हैं और आइजैक अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि उन्हें हेक्टर को जिंदा रखना होगा ताकि वो उससे पर्सनली बदला ले सके। इस अटैक को लेकर कार्मिला बहुत गुस्से में होती है और दूसरी तरफ लेनोर हेक्टर की जान को लेकर परेशान होती है, पर हेक्टर ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में था और ड्रैकुला को रिवाइव करने के प्लान के बारे में भी सोच विचार कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पूरे कासल में जाल बिछा रखा था और इसीलिए वो कुछ अजीब स्टोन्स कासल के वॉल के क्रैक्स के अंदर छुपा रहा था। हेक्टर ये सारी बातें आइजैक के सामने बताता है, पर आइजैक हेक्टर को वहां मारने नहीं आया था। आइजैक हेक्टर को बताता है कि कैसे वो दोनों ही पपेट्स बने हैं और अब उन्हें अपना रास्ता चुनना है। आइजैक हेक्टर को उसके नाइट क्रीचर्स को पीछे हटने बोलता है, पर हेक्टर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि लेनोर ने उसे वो कंट्रोल रिंग पहना दिया था। तो हेक्टर आइजैक का नाइफ लेकर अपना फिंगर ही काट देता है, जिससे उसके हाथ से रिंग निकल जाती है और कार्मिला का भी उसके नाइट क्रीचर्स पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। हेक्टर का एस्केप टनल आइजैक को सीधा कार्मिला के रूम तक पहुंचा देता है और यहाँ कार्मिला और आइजैक के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसके दौरान आइजैक के नाइट क्रीचर्स उसकी मदद करते हैं। ये एक्शन सीक्वेंस शो का सबसे बेहतरीन सीक्वेंस है और हम देखते हैं कि कार्मिला कैसे आउटनंबर्ड होते हुए भी नाइट क्रीचर्स को एक के बाद एक मार गिराती है। चारों तरफ उनके बॉडीज बिखरे हुए होते हैं और फ्लोर खून से सना हुआ होता है, बट अल्टीमेटली वो थक जाती है और क्योंकि वो आइजैक से हार मानना नहीं चाहती थी तो वो खुद को मार देती है। जाने से पहले वो आइजैक से वादा करती है कि वो हेल में आइजैक का इंतजार करेगी। मोराना और स्ट्रेगा जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर एक खंडर में तब्दील हो चुका है और कार्मिला का डेथ वो दोनों महसूस करती हैं। वो दोनों कासल को लेने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने रास्ते निकल जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ एक शांत लाइफ बिता सके। हेक्टर और आइजैक को भी एक चीज डिसाइड करनी होती है कि वो ड्रैकुला को वापस लाए या उसे रेस्ट करने दे। आइजैक का कहना था कि ड्रैकुला डिजर्व्स रेस्ट और वो दोनों लाइफ में आगे बढ़ने का सोच लेते हैं। हेक्टर लेनोर के साथ अकेला रहना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है, चीजें बनाना और एक्सप्लोर करना चाहता है, ना कि किसी और के इशारों पर एक्ट करना। आइजैक भी जिंदगी में पहली बार जिंदगी जीना चाहता है और अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहता है। मीनवाइल वार्नी और रैटको को रॉयल कोर्ट का लोकेशन पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने जमफीर पे एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। अब जब उन्हें कोर्ट का लोकेशन पता चल गया था तो रैटको वार्नी को छोड़ देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो एक बेहतर सोल्जर है जहां वार्नी बस एक क्रिमिनल है। इसी बीच बेलमोंट और साइफा भी रॉयल कोर्ट को देखना चाहते हैं और देखने से लगता है कि यहाँ एक और फाइट होने वाली है। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि सेंट जर्मेन अलुकार्ड के कैसल में सिजिल्स वगैरह बनाता रहता है और अपने अजीब से नोटबुक को कंसल्ट करता रहता है। वो अपने दूसरे एसोसिएट से भी कांटेक्ट में होता है और कहता है कि उसे लोकेशन मिल गया है। एनीवेज बेलमोंट और साइफा रॉयल कोर्ट जा पहुंचते हैं और वहां उन्हें तार्गो विस्ता के लोग भूखे और प्यासे मिलते हैं और तो और जमफीर अपने किंग और क्वीन के सड़े हुए स्केलेटन्स प्रिजर्व करके रखी हुई होती है। जमफीर का मानना था कि उसके किंग और क्वीन एक दिन जागेंगे और सबको बचाएंगे और उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड है। वहीं भूखे और प्यासे लोग होली वाटर के पूल्स के बगल में दम तोड़ रहे थे क्योंकि जमफीर उन्हें वहां से पीना अलाउ नहीं करती थी क्योंकि वो पानी उनके प्रोटेक्शन के लिए था अगेंस्ट वैम्पायर्स एंड नाइट क्रीचर्स। काफी समय बाद जमफीर फाइनली रियलाइज करती है कि उसके किंग और क्वीन वापस नहीं आएंगे और उसी वक्त राटको और उसके नाइट क्रीचर्स वहां आ पहुंचते हैं। वार्नी, राटको और उनके नाइट क्रीचर्स तार्गो विस्ता के रॉयल कोर्ट में आकर लोगों को मारने लगते हैं और बेलमोंट, साइफा और जमफीर लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ आलुकार्ड के कैसल में नाइट क्रीचर्स की एक आर्मी डायनेस्टी के लोगों को मार देते हैं और उनके डेथ से सेंट जर्मेन के द्वारा बनाए गए मैजिकल सिजिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सेंट जर्मेन अपने की का इस्तेमाल करके इनफाइनाइट कॉरिडोर्स को खोल देता है और उन लोगों के सोल्स उसमें खींचे चले जाते हैं। नाइट क्रीचर्स की आर्मी आलुकार्ड और ग्रेटा पे हावी होते हैं और वो ज्यादा देर डिफेंड नहीं कर पाते, जिसके बाद वो कासल के अंदर चले जाते हैं। आलुकार्ड और ग्रेटा कासल में उन फ्लोट कर रहे डेड सोल्स का पीछा करते करते आलुकार्ड के बचपन के रूम में आप पहुंचते हैं, जहां सेंट जर्मेन इनफाइनाइट कॉरिडोर को पूरी तरह खोल रहा होता है। अब क्योंकि उसी जगह आलुकार्ड ने ड्रैकुला को मारा था, तो उसी जगह पे वो स्पेल सबसे ज्यादा काम करेगा ताकि ड्रैकुला वापस आ सके। इतना ही नहीं, ड्रैकुला के साथ साथ वो ड्रैकुला की वाइफ लीजा को भी वापस लाना चाहता था ताकि वो उन्हें एक साथ फ्यूज करके एक डिवाइन एंटिटी बना सके, जो एल्केमी का अल्टीमेट गोल है। सेंट जर्मेन खुद को ऑलमोस्ट एक गॉड मानने लगा था। वहीं तार्गोविस्ता में बेलमोंट राटको को फेस करता है और साइफा और ज़ैम्फीर बाकी नाइट क्रीचर्स को फेस करते हैं। इसी बीच वार्नी वहां बैटल से दूर एक मैजिकल मिरर ढूंढ रहा होता है। जैसे राटको ने कहा था, वो एक बेहतरीन फाइटर था और वो बेलमोंट को ऑलमोस्ट हरा रहा था, पर उसके एरोगेंस के कारण उसका अंत हो जाता है। राटको तार्गोविस्ता के लोगों पर अटैक करता है और एक माँ और उसके बच्चे को मारने वाला होता है कि वहां ज़ैम्फीर आकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। तभी बेलमोंट वहां आकर राटको को मार गिराता है। इसी बीच वार्नी को डेड किंग और क्वीन के थ्रोन्स के पीछे वो मिरर मिल जाता है और वो उससे सेंट जर्मेन को देख पाता है, जो इनफाइनाइट कॉरिडोर में पोर्टल ओपन कर रहा होता है। वार्नी भी मिरर के थ्रू कॉरिडोर के अंदर चला जाता है और बेलमोंट और साइफा भी उसके पीछे जाते हैं, पर वो दोनों एक अलग जगह आ पहुंचते हैं। खैर, आलुकार्ड के कैसल में नाइट क्रीचर से फाइट अब भी चल रही होती है और साइफा और बेलमोंट टेलीपोर्ट होकर पास ही में पहुंच जाते हैं। बेलमोंट, साइफा और आलुकार्ड एक बार फिर से मिल जाते हैं और वो मिलकर नाइट क्रीचर से फाइट करते हैं। और तो और यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट हमें एज ए व्यूअर जानने को मिलता है कि वार्नी एक एलिमेंटल स्पिरिट है जो डेथ पर फीड करता है और इसीलिए वो ड्रैकुला को वापस जिंदा करना चाहता था ताकि दुनिया में लार्ज स्केल पे डेथ हो सके। इतना ही नहीं, वो ड्रैकुला और लीजा दोनों को वापस लाकर एक रेबिस बनाना चाहता था और पल भर के लिए ड्रैकुला और लीजा पोर्टल से खींचे जाते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं, पर समय पर बेलमोंट बैरियर को तोड़ देता है। सेंट जर्मेन भी अपनी गलती जानकर बेलमोंट की मदद करता है और रेबिस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कासल में एक जोरदार धमाका होता है। सेंट जर्मेन अपने आखिरी वक्त में अपनी वाइफ को पोर्टल में देखता है और उसकी वाइफ पलट जाती है, जिस समय पोर्टल बंद हो जाता है। नाउ वो एलिमेंटल स्पिरिट डेथ अब गुस्से में आ जाता है और वो सेंट जर्मेन का की यूज करके खुद को पावर अप करता है। बेलमोंट डेथ का सामना करने से पहले साइफा से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर पहले मिले मैजिकल डैगर को पावर अप करके डेथ से भिड़ जाता है। बेलमोंट डेथ के स्कल को स्टैब करता है और उसके डिस्ट्रक्शन से जो एनर्जी निकलता है उससे सब कुछ तबाह हो जाता है। नाउ यहाँ मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि वार्नी और कोई नहीं बल्कि डेथ खुद था, यानी कि ग्रिम रीपर, और वो ड्रैकुला को इसलिए जिंदा करना चाहता था ताकि ड्रैकुला हजारों लाखों लोगों को मारे और उन सब के मरने से डेथ और पावरफुल हो जाए। खैर, दूसरी तरफ हेक्टर और लेनोर स्ट्रेंथ और पावर की बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वॉर को जीतना नहीं होता, बल्कि उसे इस्तेमाल करके दूसरों को प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है। लेनोर अब एक केज में बंद होकर रहना नहीं चाहती और वो जिंदगी में पहली बार धूप में चली जाती है, जहां सूरज की रोशनी से वो जल जाती है। आलुकार्ड भी अपने ह्यूमन साइड को एक्सेप्ट करने लग जाता है और वो ग्रेटा के करीब आ चुका है। इतना ही नहीं, डायनेस्टी के रेफ्यूजीज भी अब उसके कासल में शेल्टर लेते हैं, पर सबसे बुरी हालत होती है साइफा की, जो बेलमोंट के बच्चे की मां बनने वाली होती है और बेलमोंट के मौत के गम में किसी से इंटरैक्ट नहीं करती है। वो वहां से जाकर अपने लोगों के बीच रहना चाहती है, पर आलुकार्ड उसे रोककर उस जगह में एक कम्युनिटी बनाने का प्रपोजल देता है और साइफा को यह आइडिया पसंद आता है। तभी वहां एक घोड़े पर एक हुडेड राइडर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि बेलमोंट होता है। जी हाँ दोस्तों, बेलमोंट काफी जख्मी होता है और वो कमजोर भी था और उसकी थियरी ये थी कि मरने से पहले सेंट जर्मेन ने शायद इनफाइनाइट कॉरिडोर का पोर्टल खोल दिया था ताकि आखिरी वक्त में बेलमोंट की जान बच सके। सभी कैरेक्टर्स एक तरह से खुश होते हैं और सीन शिफ्ट होकर हम व्यूअर्स को व्लाड तपेस और लीजा को दिखाता है, यानी ड्रैकुला और उसकी लवर लीजा, जो कि एक होटल में चेक इन करते हैं। वो दोनों हेल से फ्री हो चुके थे और अब एक साथ हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ। वो डिसाइड करते हैं कि फिलहाल के लिए वो आलुकार्ड से दूर रहेंगे ताकि आलुकार्ड को क्लोजर मिल सके और वो दोनों ट्रैवल करने का सोचते हैं। सीजन 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कासलवेनिया के आखिरी सीजन की कहानी और जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस सीजन के साथ सभी कैरेक्टर्स का आर्क कंप्लीट हो गया है और सबको क्लोजर मिल चुका है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी सीजन है।
इस सीजन के जो थोड़े बहुत थियरीज थे वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ बता दिया है, और यहाँ मेन ट्विस्ट डेथ वाला ही था, जहाँ हमें पता चलता है कि वार्नी और कोई नहीं जो कि डेथ था, और डेथ ही चाहता था कि ड्रैकुला सबको मार डाले ताकि वो और भी पावरफुल हो जाए। अब रही बात इसके स्पिन ऑफ की, तो कासलवेनिया के किसी कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ जरूर आएगा, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इज इन द न्यूज। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं वो है कार्मिला का हेल में सफर, और इफ वो आइजैक का सामना कर पाती है कि नहीं, आइजैक अपनी लाइफ में क्या ट्राई करता है, या फिर हेक्टर, बेलमोंट और साइफा भी अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, और क्या वो बच्चा भी बेलमोंट की तरह एक फाइटर बनता है या फिर एक नॉर्मल सा बच्चा, क्या लुकाड अपनी माँ लीजा से मिल पाता है या नहीं, इत्यादि। अब चाहे स्पिन ऑफ बने ना बने या फिर उसकी स्टोरी जो भी हो, अगर आती है तो मैं आपको जरूर इस चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। एंड इस पॉइंट पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।